हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन दिस अमेजिंग सीरीज जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र। इस पर्टिकुलर सीरीज में हमने इकोनॉमिक्स को, मैक्रो को स्टार्ट किया था, जिसको हम कंप्लीट स्टार्टिंग से एंड तक करने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर हमने खत्म कर लिया था पार्ट 1 और पार्ट 2 में। सेकंड चैप्टर को हमने स्टार्ट किया था जिसका पार्ट 1 हो चुका था। मैं वीके की बुक को फॉलो कर रहा हूं। अगर आपके पास वीके की बुक है तो जरूर मेरे पढ़ाने के बाद एक बार रीडिंग जरूर करें। अगर आपके पास बुक नहीं है तो कमेंट सेक्शन में अपना ईमेल आईडी जरूर लिख दें, मैं आपको बुक मेल कर दूंगा। ठीक है, अगर आपको परचेज करना है तो मार्केट में कहीं भी आपके नियरेस्ट स्टोर पे अवेलेबल होगा, आप बुक परचेज कर सकते हो। मैं बुक इसीलिए फॉलो कर रहा हूं ताकि सीबीएसई के पूरे कैरिकुलम को फॉलो कर सकूं, कोई भी टॉपिक ना छूटे, क्योंकि टीचर्स अगर नोट से पढ़ाते हैं तो कई बार कई टॉपिक को स्किप कर देते हैं। तो मैं छोटे से छोटे और बड़ा से बड़ा कोई भी टॉपिक स्किप नहीं करना चाहता हूं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। हमने ये स्टार्ट कर लिया था ये चैप्टर। इसमें हमने देख लिया था गुड क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स, दो तरीके का होता है, फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड, कंजम्पशन गुड और कैपिटल गुड। ये सब चीजें अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज पुराने वीडियो को जरूर देखें। अब मैंने आपको एक क्वेश्चन के साथ छोड़ा था लास्ट क्लास में, हमने कर लिया था यहां तक, कैपिटल गुड तक हमने कर लिया था। एक क्वेश्चन था, ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड, बट मतलब मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा था कि क्या प्रोड्यूसर गुड और कैपिटल गुड, प्रोड्यूसर गुड मैंने बताया था हर वो चीज जो प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज होता है, प्रोड्यूसर गुड और कैपिटल गुड, प्रोड्यूसर गुड और कैपिटल गुड क्या दोनों सेम होता है, मैंने आपसे ये पूछा था। प्रोड्यूसर गुड भी प्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प करता है, कैपिटल गुड भी प्रोडक्शन प्रोसेस में ही यूज आता है, तो क्या दोनों सेम चीज है? यही क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था लास्ट सेशन में और मैंने बोला था आप सब जरूर इसका आंसर ढूंढना, पढ़ना मत कहीं से, सिर्फ लॉजिक बेस पे ढूंढने की कोशिश करना। तो आइए हम आज इसका आंसर देखते हैं और समझते हैं ऐसा क्या हो सकता है या नहीं। और ये बहुत पूछे जाने वाला क्वेश्चन है तो प्लीज ध्यान से समझना। अब ये हमें कहता है सभी कैपिटल गुड प्रोड्यूसर गुड तो होते हैं, ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड, बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड। ये क्या बात हुई सर? समझना, कह रहा है कि सारा कैपिटल गुड और ये प्रोड्यूसर गुड, ठीक है, सारा कैपिटल प्रोड्यूसर के अंदर तो आ सकता है लेकिन सारा प्रोड्यूसर कैपिटल के अंदर नहीं आ सकता है। कैसे? आइए देखते हैं, चलो समझते हैं थोड़ा सा इस बात को। जैसे कि थोड़ा सा कहीं पे क्लीन पेज हमें मिल जाए, चलो यहां पे पेज ले लेते हैं, समझते हैं। ठीक है, मैंने ले लिया कैपिटल गुड और मैंने ले लिया प्रोड्यूसर गुड। ठीक है, प्रोड्यूसर गुड क्या होता है पहले समझना। प्रोड्यूसर गुड में हमने जब डेफिनेशन पढ़ा था तो हर वो चीज जो प्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प करता है वो प्रोड्यूसर गुड है। हर एक चीज, चाहे वो ऑफिस की डायरी हो, चाहे वो प्लांट एंड मशीनरी हो, चाहे वो लैंड हो, चाहे वो बिल्डिंग हो, चाहे वो टेबल हो, हर वो चीज जो प्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प कर रहा है वो प्रोड्यूसर गुड है। जैसे मैं बोल सकता हूं लैंड एंड बिल्डिंग भी प्रोड्यूसर है। ठीक है, और अगर मैं बोलता हूं पेन, या पेन तो ज्यादा छोटा हो जाएगा, चलो टेबल, जो ऑफिस में टेबल रखा है, या फिर हम कह सकते हैं फर्नीचर रखा है। ठीक है, या फिर अगर हम बोलते हैं जैसे लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, अगर कोई और एक्सपेंसिव चीज लाइक कोई हमने मशीनरी ली है, हर वो चीज जो प्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प कर रही है वो क्या है? प्रोड्यूसर है। लैंड एंड बिल्डिंग भी, टेबल भी, फर्नीचर भी एंड मशीनरीज भी। ठीक है, तो अब देखना प्रोड्यूसर में क्या है, प्रोड्यूसर में कॉस्टली आइटम भी आता है और चीप प्रोडक्ट भी आता है। ठीक है, दोनों ही आ रहे हैं, कॉस्टली भी आ रहा है और चीप प्रोडक्ट दोनों आ रहे हैं। जबकि कैपिटल गुड का जब हम डेफिनेशन पढ़ रहे थे तो आप ध्यान देना, मैंने पॉइंट में लिखवाया था कैपिटल गुड वही गुड होता है जो सिर्फ और सिर्फ कॉस्टली होता है। जो चीप प्रोडक्ट है वो कभी कैपिटल नहीं हो सकता। आप एक पेन खरीद के नहीं बोल सकते हैं अच्छा मैंने तो 5 रुपए का कैपिटल बटोर लिया, नहीं बोल सकते। ठीक है, तो समझना, या 20 रुपए की कॉपी खरीद के अपने आप को ऐसा नहीं समझ सकता अच्छा मैंने तो देश की इकोनॉमी हिला दिया। ठीक है, तो क्या है, कैपिटल गुड कॉस्टली होता है। जैसे इसमें से लैंड एंड बिल्डिंग कैपिटल हो सकता है लेकिन टेबल नहीं होगा, फर्नीचर नहीं होगा, वही मशीनरीज हो सकता है। तो आप देख रहे हो सारा कैपिटल जो है, सारा कैपिटल इसके अंदर आ सकता है, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी इसके अंदर आ सकता है, लेकिन ये सारा कभी भी कैपिटल के अंदर नहीं जा सकता है। फिर से समझना, थोड़ा सा और समझाता हूं। ये देखो मैंने पेन चेंज कर ले, पहले आ जाओ। हमने देखा कि कैपिटल गुड क्या होता है, कैपिटल गुड सिर्फ और सिर्फ कॉस्टली होता है, प्रोड्यूसर गुड कॉस्टली और चीप दोनों होता है। तो ऑल कैपिटल गुड इज प्रोड्यूसर गुड कहना सही होगा, लेकिन ऑल प्रोड्यूसर कभी भी कैपिटल नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रोड्यूसर में तो टेबल फर्नीचर सब आ गया ना।
कॉस्टली प्लस चीप दोनों आ गया। कॉस्टली वाला यानी कि कैपिटल वाला प्रोड्यूसर में जा सकता है, लेकिन कॉस्टली और चीप दोनों कभी कैपिटल में नहीं जा सकता है। तो इसी के लिए बहुत प्यार से एक स्टेटमेंट यहां पे कहा गया है आपको कि ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स। सारे ही कैपिटल गुड प्रोड्यूसर गुड्स हो सकते हैं, लेकिन सारे प्रोड्यूसर गुड कैपिटल गुड नहीं हो सकते हैं। आपको क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर कैपिटल गुड, डू यू अग्री विद दिस स्टेटमेंट? इफ यस देन सपोर्ट योर आंसर, ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो आप क्लियरली बोलना ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड बिकॉज प्रोड्यूसर गुड्स आर कॉस्टली एज वेल एज चीप while कैपिटल गुड्स आर ओनली कॉस्टली। एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे कि हमने प्रोड्यूसर में एग्जाम्पल दे दिया, जैसे मान लेते हैं प्रोड्यूसर में हमने दे दिया रॉ मटेरियल, ठीक है, रॉ मटेरियल दे दिया, लैंड एंड बिल्डिंग दे दिया, बट कैपिटल में सिर्फ लैंड एंड बिल्डिंग आएगा, रॉ मटेरियल नहीं आएगा, ठीक है। चलिए समझ में आ गया होगा होपफुली आपको। तो आज से भूलना मत कि ऑल कैपिटल गुड आर प्रोड्यूसर गुड बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड, ठीक है। चलिए ये डिफरेंशिएशन दिया है कंज्यूमर गुड और कैपिटल गुड के बारे में पढ़ा चुका हूं मैं, लेकिन थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूं। कंज्यूमर गुड और कंजम्पशन गुड दोनों सेम है। कंजम्पशन गुड लेड टू द ये डायरेक्टली सेटिस्फेक्शन देता है ह्यूमन वांट को। कैपिटल गुड डायरेक्टली सेटिस्फेक्शन नहीं देता है, मतलब इससे कोई चीज बनेगा तब आप उसको बेचोगे तब आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। जबकि कंज्यूमर गुड में क्या है, यहां पे आप एक दूध का पैकेट लेके आए, पिए और आपको सेटिस्फेक्शन मिल गया। कैपिटल में क्या है कि नहीं, आपने मशीन खरीदा है, मशीन को चलाओगे, प्रोडक्ट बनाओगे, बेचोगे, तब पैसा मिलेगा। तो ये इनडायरेक्ट सेटिस्फेक्शन देता है, ठीक है। और इसमें जो खर्चा एक्सपेंडिचर, जो कंजम्पशन गुड में खर्चा किया जाता है उसको हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहते हैं। जो कैपिटल गुड में खर्चा किया जाता है उसको हम इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। जैसे आपके पापा ने बोला मैं 2 करोड़ की गाड़ी खरीदूंगा, 2 करोड़ के ऑटोज खरीदूंगा, ठीक है, और ऑटो को चलाऊंगा ओला में, तो ये क्या है, इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। लेकिन अगर आप गए दूध खरीदने के लिए और दूध ला रहे हो घर में चाय बनाने के लिए या पीने के लिए, तो क्या कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। चलिए इसको पढ़ा चुका था और ये इंपॉर्टेंट है डिफरेंशिएशन, तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि इसको जरूर पढ़ें खुद से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंपोनेंट्स, अच्छा, कंसेप्ट एंड कंपोनेंट्स ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को समझना, ठीक है। इससे पहले मैं ये समझाता हूं आपको, देखो बेसिकली देख लो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता क्या है। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर वो होता है जो चीज हम कंज्यूम करने में जो सारा खर्चा करते हैं ना, उसको हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलते हैं। जैसे आप एक फैमिली में रह रहे हो, आप क्या करते हो, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करते हो, यानी कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय द हाउस होल्ड, जो हाउस होल्ड खर्चा करता है वो। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट, सरकार भी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करती है। सरकार कैसे करती है सर? सरकार ऐसे करती है कि डिफेंस के लिए खाना खरीदती है, तो वो भी तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। उनके लिए दूध, अंडे, सभी चीजें खरीदे जाते हैं। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय द नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, जो टेम्पल, मॉस्क्यू, गुरुद्वारा है, ये सब भी तो, जैसे आप बंगला साहिब गए होगे तो वहां पे लंगर चलते रहता, तो खाना कहीं अलग जगह से तो नहीं आ रहा है ना, परचेज ही किया जा रहा है। वहां जो रोटियां मिल रही है उसके लिए भी आटा खरीदा जा रहा है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कोई कंजम्पशन एक्सपेंडिचर निकालना है मुझे कंट्री का, एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तो हम क्या करेंगे, बोले, अगर मान लेते हैं कोई आपको अगर गलती से बोल देता है कि पूरे देश का मुझे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर चाहिए, तो आप दौड़ते हुए जाओगे, पहले जाओगे हाउस होल्ड का सारा खर्चा जोड़ लोगे, फिर गवर्नमेंट का सारा खर्चा जोड़ लोगे, फिर उसके बाद क्या कर लोगे, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो है या फिर नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो है, इन सब का खर्चा जोड़ लोगे तो आपको आ जाएगा, क्योंकि यही तो करते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और कौन करता है? जो गाय कुत्ते दौड़ रहे हैं रोड पे वो तो करते नहीं है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कौन करता है? आप, हम, यानी हम हाउस होल्ड, गवर्नमेंट, और जो ये टेम्पल, मॉस्क्यूज यानी कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये करती हैं। तो इन सब के खर्चों को जोड़ लेंगे तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर निकल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंसेप्ट एंड कंपोनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का क्या कंसेप्ट है और क्या कंपोनेंट्स है? इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू होता है डेल्टा के। डेल्टा के मतलब क्या होता है सर? डेल्टा का मतलब होता है चेंज इन, याद रखना, डेल्टा का मतलब होता है चेंज इन, ठीक है। पूरा क्लीन करके लिख देता हूं, चेंज इन। डेल्टा का मतलब होता है चेंज इन, के का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट, ठीक है, यानी इन्वेस्टमेंट या फिर आप कह सकते हो कैपिटल, दोनों सेम ही चीज है, ठीक है। चेंज इन कैपिटल, इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है चेंज इन कैपिटल। मतलब सर समझ नहीं आया, देखते हैं। मैंने बोला अब सिर्फ एक एग्जांपल देखना और समझना, ठीक है।
2022 के स्टार्टिंग में आपसे मैं मिला, मैंने पूछा बेटा कितने घर हैं आपके पास, तो आपने बोला सर मैं बहुत रिच हूँ, मेरे पास 5 घर हैं। ठीक है, 5 घर हैं। मैंने बोला ओके। 2020 के एंड में मैं आपसे बिगिनिंग में मिला था, मैं फिर से मैंने 2022 के एंड में मिला आपसे, मैंने पूछा कितने घर हैं बेटा अभी आपके पास, तो आपने बोला 7 घर हैं सर। अब मुझे जानना है कि आपने इन्वेस्टमेंट किया कितना इस साल में, तो मैं क्या करूंगा, मैं देखूंगा चेंज इन कैपिटल कितना हो गया। कैपिटल 5 भी एक कैपिटल था, 7 भी एक कैपिटल है, यानी मैं बोलूंगा आपका इन्वेस्टमेंट है एंड माइनस बिगिनिंग, यानी एंड में आपके पास कितने घर हैं 7 माइनस बिगिनिंग में कितने थे 5, यानी कि ये जो 2 घर है यही आपका इन्वेस्टमेंट है। 2 घर जो है यही आपका इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, तो ऐसे करके इन्वेस्टमेंट निकलता है। ये एक्चुअली है क्या, 2 जो है ये है क्या, ये चेंज इन कैपिटल ही तो है। कैपिटल कितने से बदल गया, 5 था 7 हो गया, कितने से बदल गया 2 से बदल गया, इसी को इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू डेल्टा के, डेल्टा मींस चेंज इन कैपिटल, चेंज इन कैपिटल कितना हुआ 2। अब इससे देखो एक अच्छी चीज और आपको आ जाएगा और समझ में आ जाएगा। अगर आपसे कोई पूछता है कि इन्वेस्टमेंट 2 तरीके का है, फिक्स इन्वेस्टमेंट और इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। फिक्स इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट समझ में आया क्या होता है, इन्वेस्टमेंट मींस चेंज इन कैपिटल, I इज इक्वल टू डेल्टा के। इन्वेस्टमेंट क्या है, 2 तरीके का है, फिक्स इन्वेस्टमेंट और इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। फिक्स इन्वेस्टमेंट क्या होता है, फिक्स इन्वेस्टमेंट मींस वैसे आइटम पे पैसा इन्वेस्ट करना जो फिक्स्ड है, जो कि एक फिक्स एसेट्स है। जैसे मुझे मैंने घर में इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है मैंने एक घर में इन्वेस्ट कर दिया तो वो फिक्स इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, मैंने बना बनाया चीज में इन्वेस्ट कर दिया, वो फिक्स इन्वेस्टमेंट है मेरा। इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट क्या होता है, जब मैं किसी के रॉ मटेरियल पे खर्चा करता हूं। जैसे मैंने क्या किया, 10 करोड़ का एक घर खरीद लिया, 10 करोड़ नहीं खरीद पाएंगे, ठीक है, 10 करोड़ का एक घर खरीद लिया हमने, ठीक है, तो ये मेरा फिक्स इन्वेस्टमेंट है। लेकिन मैंने क्या किया, 10 करोड़ की ईंट खरीद ली, अब ये इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट है, जिसको आगे मैं बेचूंगा उसको और फिर उससे पैसे कमाऊंगा। ठीक है, इन्वेंट्री रॉ मटेरियल, इन्वेंट्री का मतलब ये होता है जब रॉ मटेरियल पे खर्च होता है। जब हम बना बनाया हुआ चीज पे फिक्स चीजों पे खर्च करते हैं तो उसको फिक्स इन्वेस्टमेंट कहते हैं। जब हम रॉ मटेरियल पे खर्चा करते हैं तो उसको हम बोलते हैं क्या, इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। क्या ये दोनों बात समझ में आ रही है? चलो, अब लेकिन आपसे ये नहीं पूछेगा फिक्स इन्वेस्टमेंट क्या होता है और इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट क्या होता है, आपसे पूछेगा, मैं बताता हूं क्या, बोलेगा फिक्स इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला बताओ। ठीक है, कॉलेज एंट्रेंस में जरूर पूछता है ये चीज, मतलब उनका थोड़ा अच्छा क्वेश्चन, फेवरेट क्वेश्चन में से है, फिक्स इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला बताओ। तो आप ध्यान से समझो, आपसे चाहे फिक्स का पूछे चाहे वो इन्वेंट्री का पूछे, ठीक है, आपको पता है अगर मुझे इन्वेस्टमेंट निकालना है तो हमेशा एंड माइनस बिगिनिंग करना होता है, कभी भी बिगिनिंग माइनस एंड मत कर लेना। ठीक है, हमेशा एंड माइनस बिगिनिंग करना होता है, बिगिनिंग माइनस एंड कभी मत करना। एक और एग्जांपल देके समझाता हूं, देखना आप क्यों ऐसा एंड माइनस बिगिनिंग हो रहा है, इसका एग्जांपल दे रहा हूं। ठीक है, आप जैसे कि सुबह उठे, ठीक है, आपको सर पे भूत सवार हो गया कि सर मुझे कमा के खाना है, मैं घर में मुफ्त की रोटी नहीं तोड़ूंगा। ठीक है, मैंने ठीक है जाओ। ठीक है, तो आपने क्या किया, सुबह 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 जैसे आप निकल रहे थे घर से बिगिनिंग में, ठीक है, बिगिनिंग में जब आप घर से निकल रहे थे तो आपके जेब में 5 चॉकलेट थे और आपको चॉकलेट खाना पसंद है। ठीक है, आपको पता है मेरे को रोटी वोटी नहीं चाहिए, मैं चॉकलेट खा के जिंदा रह लूंगा, तो आपके जेब में 5 चॉकलेट थी। ठीक है, जब एंड ऑफ द डे, जब आप पूरे दिन मेहनत करके आए, घूम फिर के आए, तो मैंने आपके जेब में देखा तो आपके जेब में 8 चॉकलेट थी। ठीक है, अब मैंने पूछा कि बेटा एक बात बताओ, इन्वेस्टमेंट हुआ कितने का, आखिर आपने कमाया और कुछ ना कुछ पैसे इन्वेस्ट किए होंगे, तो कितने पैसे इन्वेस्ट किए, तो मुझे जानना है, तो मैं क्या करूंगा, एंड माइनस बिगिनिंग, यानी मैं देखूंगा कि आपके पास एंड में यानी कि 8 था और बिगिनिंग में सुबह निकले थे तो 5 चॉकलेट था, आए तो 8 चॉकलेट है, यानी 3 चॉकलेट का आपने इन्वेस्टमेंट किया है, 3 चॉकलेट का आपने इन्वेस्टमेंट किया है। तो हमेशा इन्वेस्टमेंट बिगिनिंग माइनस एंड होता है, चाहे आप ये एग्जांपल लो चाहे आप ये एग्जांपल लो। यहां भी हम एंड पेन चेंज, हम क्या करते हैं, एंड माइनस बिगिनिंग कर रहे थे, एंड माइनस बिगिनिंग कर रहे थे। तो ये हमेशा ध्यान रखना कि इन्वेस्टमेंट जब भी निकालना होगा, चाहे फिक्स हो चाहे इन्वेंट्री हो, एंड माइनस बिगिनिंग ही होगा। ठीक है, अब आपसे अगर पूछा जाए फिक्स इन्वेस्टमेंट क्या होता है, तो आप सीधे सीधे बोलना, स्टॉक ऑफ फिक्स एसेट्स
विद द प्रोड्यूसर, अच्छा इसको नहीं भी बोलो तब भी चलेगा, स्टॉक ऑफ फिक्स एसेट्स एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर माइनस स्टॉक ऑफ फिक्स एसेट्स एट द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, आपसे पूछा गया है फिक्स इन्वेस्टमेंट कितना किया गया है, तो आप बोलो फिक्स स्टॉक जितना एंड ऑफ द ईयर था माइनस स्टॉक ऑफ फिक्स एसेट्स एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। इन दोनों को अगर हम लेस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो निकल जाएगा। वैसे ही अगर इन्वेंट्री में पूछा जाए तो क्या बोलोगे, इन्वेंट्री स्टॉक एट एंड ऑफ द ईयर माइनस इन्वेंट्री स्टॉक एट बिगिनिंग ऑफ द ईयर। बस निकल गया, इतना सा करना है। ठीक है, तो हमने क्या देखा, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट मींस चेंज इन कैपिटल, चेंज इन कैपिटल मींस डेल्टा के। इन्वेस्टमेंट दो तरीके का होता है, फिक्स इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। फिक्स इन्वेस्टमेंट जो फिक्स एसेट्स पे किया जाता है, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट जो रॉ मटेरियल पे किया जाता है। फिक्स इन्वेस्टमेंट का अगर फॉर्मूला पूछेगा तो फिक्स स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर माइनस फिक्स स्टॉक एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। इन्वेंट्री का अगर फॉर्मूला पूछेगा तो क्या बोलेंगे, इन्वेंट्री स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर माइनस इन्वेंट्री स्टॉक एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। ठीक है, आइए देख लीजिए, यहां भी लिखा होगा, पढ़ लीजिए। इन्वेंट्री स्टॉक एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, इन्वेंट्री स्टॉक एट द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। इसको करेंगे तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट निकल आएगा। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं आगे, क्या है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये भी इन्वेस्टमेंट का एक टाइप है, ये एक कैलकुलेटिव मेजर्ड वैल्यू है कि ग्रॉस और नेट। ठीक है, ये आपको हेल्प करेगा इन नेशनल इनकम में भी। ग्रॉस याद है, ग्रॉस जीएनपी एनएनपी ऐसा करके पढ़ा हुआ, ग्रॉस नेट। ठीक है, तो क्या है, देखो समझो, ग्रॉस और नेट का भी एक अच्छा कंसेप्ट है, ध्यान से समझना है। इसका डिफरेंशिएशन भी आता है, मैं आपको डिफरेंशिएशन से ही समझाता हूं, बट उससे पहले एक स्टोरी सुनाऊंगा। क्या है ग्रॉस और नेट। ठीक है, आपका फोन खराब हो गया। ठीक है, आपका फोन खराब हो गया, एग्जाम्पल है, मान लेते हैं आपका फोन खराब हो गया, आपने बोला पापा नया फोन खरीदना है। ठीक है, कमाते तो हो नहीं, मांगोगे पैसा, मांगा तो क्या बोला कि पापा मुझे नया फोन चाहिए। अब नया फोन कितने का आएगा, तो बोला पापा, आपने बोला 20,000 रुपए तक का आएगा। ठीक है, तो देखो ग्रॉस भी एक इन्वेस्टमेंट है, नेट भी एक इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, अब आपने क्या किया, पापा से 20,000 रुपए ले लिए। ठीक है, अब जब आप मार्केट गए तो आपको पता चला अरे ये पुराना वाला फोन भी तो बन सकता है। उस दुकान वाले को दिखाया आपने, उसने बोला कि सर ये तो 2,000 रुपये में बन जाएगा। ठीक है, 2,000 रुपये में बन जाएगा, तो आपने बोला यार ये सही है, तो 2,000 रुपये और आपने लगा के पुराना फोन बनवा लिया। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है, जैसे कि आपने 20,000 रुपये फोन के लिए लिया और 2,000 रुपये में आपने फोन बनवा लिया, यानी टोटल 22,000। ये न्यू के लिए था, ये ओल्ड के लिए है। ठीक है, तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होता है जिसमें न्यू की वैल्यू एडेड होती है प्लस ओल्ड का डेप्रिसिएशन या रिप्लेसमेंट या मेंटेनेंस सबका खर्चा एडेड होता है, तो उसको हम बोलते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। जबकि अगर मैं आपसे पूछूंगा बेटा नेट इन्वेस्टमेंट कितना है आपका, तो आप बोलोगे सिर्फ 20,000 रुपए नेट इन्वेस्टमेंट है। नेट इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है कि कुल मान के आपका इस साल का जो इन्वेस्टमेंट है वो 20,000 रुपए है। ठीक है, यानी जब हम न्यू प्रोडक्ट में कोई चीज खर्चा करते हैं, नया चीज लेने में कोई चीज खर्चा करते हैं, तो नेट इन्वेस्टमेंट कहलाता है। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है, पुरानी चीजों का भी खर्चा प्लस नई चीजों का भी खर्चा। यानी ग्रॉस, मैंने आपसे पूछा ग्रॉस खर्चा कितना हो गया बेटा, मार्केट गए थे ना, ग्रॉस कितना खर्चा हो गया, तो आपने बोला 22,000। मैंने बोला नेट कितना खर्चा हुआ, तो आपने बोला 20,000 रुपए। ठीक है, आओ इसी बात को थोड़ा सा और पढ़ते हैं। देखो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, इट इंक्लूड एक्सपेंडिचर बाय द प्रोड्यूसर ऑन द परचेज ऑफ न्यू मशीनरी। ये प्रोड्यूसर के द्वारा वैसा खर्चा किया जाता है जो कि नई मशीनरी पे है, नई एसेट्स पे है, एज वेल एज साथ में एक्सपेंडिचर ऑन द रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग एसेट्स ड्यूरिंग अकाउंटिंग ईयर। मतलब आपका नया प्लस ओल्ड, न्यू प्लस ओल्ड, न्यू मशीनरी प्लस ओल्ड मशीनरी पे जो भी खर्चा आ रहा है सारा खर्चा जोड़ लेंगे साल का, तो वो हो जाएगा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। लेकिन नेट क्या होता है, इट इंक्लूड एक्सपेंडिचर बाय द प्रोड्यूसर ऑन द परचेज ऑफ न्यू एसेट्स ओनली। ये वो खर्चा है जो सिर्फ नया एसेट्स पे किया जाता है। मोर स्पेसिफिकली इट डज नॉट इंक्लूड एक्सपेंडिचर बाय द प्रोड्यूसर ऑन द रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग। यानी इसने बोला है कि नेट वो इन्वेस्टमेंट है जो सिर्फ और सिर्फ नए सामान पे किया जाता है।
मोर स्पेसिफिकली उसने बताया कि पुराने सामान का खर्चा कभी नहीं लेना है, ठीक है। तो यानी आपने जो 20,000 में फोन खरीदा था ये आपका नेट इन्वेस्टमेंट है, और आपने जो 22,000 रुपए टोटल खर्चा किया ये आपका ग्रॉस इन्वेस्टमेंट था, ठीक है। इट इंक्लूड रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट, इसमें रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट भी होता है, जैसे 2,000 आपका रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट ही तो था, रिप्लेस करवाया फोन को या रिपेयर करवाया फोन को, तो उसको रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इसमें कोई रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट होता ही नहीं है, क्यों? क्योंकि ये तो नया सामान है, नया सामान को कौन रिप्लेस करवाता है। अब ऐसा तो नहीं है नया कार खरीद के ले आया उसको अगले दिन जाके गराज में लगा दिया कि नहीं भैया नया कार कल ही खरीदा था खराब हो गया, नहीं, तो इसमें कोई भी रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट नहीं आता है, ठीक है। चलो इतना होपफुली आपको समझ में आया होगा। ये पॉइंट आपको जब मैं नेशन इनकम पढ़ाऊंगा तो और भी अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। चलो अब बात करते हैं डेप्रिसिएशन। होपफुली यहां तक चीजें आपको क्लियर होगी। अब डेप्रिसिएशन की बात करते हैं, ठीक है। डेप्रिसिएशन, कंसेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन होता क्या है? डेप्रिसिएशन मींस घिसावट। किसी भी चीज को हम इस्तेमाल करते हैं तो उसकी वैल्यू गिरती है, उसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। जैसे कि मैं एक बाइक परचेज किया, मैं बाइक को साल भर चलाया तो साल भर के बाद उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। जब कोई चीज ऑपरेशन में होती है, कोई चीज यूज में होती है तो उसकी वैल्यू गिरती है। आपने क्या, आपके घर आपके पापा के पास कार होगी, मान लेते हैं ऐसा, तो अगर पापा ने 2 साल कार चला लिया तो जितने में कार खरीदा तो उतने में बिक जाएगा क्या? नहीं सर, हर साल जितनी बार कार चलेगी उसकी वैल्यू गिरेगी, उसी को हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। मींस अगर मशीन ऑपरेशन में है तो वैल्यू गिरेगी, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन 3 तरीके का होता है, कौन कौन सा देखते हैं, ठीक है। देखो डेप्रिसिएशन 3 तरह का, कौन कौन सा है? नॉर्मल वियर एंड टियर, मींस नॉर्मल यूज। अब बाइक है, बाइक को चलाने के लिए इस्तेमाल करोगे तब भी उसकी वैल्यू गिरेगी, इसको बोलते हैं नॉर्मल वियर एंड टियर। एक फ्रेज है वियर एंड टियर, मतलब जो सामान जिस चीज के लिए है उसी चीज के लिए इस्तेमाल करोगे तब भी उसकी वैल्यू बढ़ेगी और उसको बोलेंगे नॉर्मल वियर एंड टियर। अगला है एक्सीडेंटल डैमेज, ठीक है। एक्सीडेंटल डैमेज यानी आपकी कार है, आप कार चला रहे हो, अच्छे से चला रहे हो, बिल्कुल सिस्टमैटिक वे में चला रहे हो, तब भी वैल्यू गिर रही है। अब कार का मान लेते हैं एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, अगर ऐसा होप्स हो कभी ना हो, लेकिन मान लेते हैं अगर एक्सीडेंट हो गया तो क्या होती है, एक्सीडेंट करने के बाद आप उसको रिपेयर भी करवा लोगे तब भी उसकी वैल्यू ड्रास्टिकली गिर जाती है। ये बात आप अपने पापा से पूछना, जब भी अगर वो इंश्योरेंस रिन्यू करवाते हैं तो इंश्योरेंस की अच्छी वैल्यू होती है, लेकिन अगर कहीं कार ठुक गई तो इंश्योरेंस वैल्यू उसकी बहुत गिर जाती है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एक्सीडेंटल डैमेज, ये भी डेप्रिसिएशन का ही पार्ट है। तीसरा है एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, अब सर ये क्या है, ये समझाओ। आइए ये समझाऊंगा मैं, वैसे सारा ही समझाऊंगा, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस को मैं नीचे समझाऊंगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ठीक है। अच्छा, कंपनी क्या करती है, अपने पास डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड बनाते हैं, DRF। आप भी अकाउंट्स में बनाओगे DRF। अभी होता क्या है कि जैसे हर साल, जैसे मैंने क्या किया, मैंने 10 लाख का एक 10 लाख 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 10 लाख का मैंने एक मशीन खरीदा। अब मुझे पता है कि हर साल इसकी जो वैल्यू है, मतलब 10 साल इसकी लाइफ है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल भी दिया, 10 साल इसकी लाइफ है, यानी ये हर साल 1 लाख की वैल्यू को खो देगा, ठीक है, हर साल 1 लाख की वैल्यू को खो देगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, जितना ये वैल्यू खोने वाला है हर साल, उतना 10 साल तक मैं 1-1 लाख रुपए जमा करते जाऊंगा, 10 साल तक 1-1 लाख रुपए जमा करते जाऊंगा, ऐसे ऐसे करते करते 10 साल तक। इससे क्या होगा, 10 साल बाद जब ये मशीनरी खत्म हो जाएगी तो मैं मेरे पास वापस से 10 लाख रुपए इकट्ठे हो गए होंगे। हर साल मैंने 1-1 लाख रुपए रखा तो 10 साल बाद 10 लाख नहीं हो जाएगा। तो जब ये वाली मशीनरी खत्म हो जाएगी, पुरानी हो जाएगी, तो मैं न्यू मशीनरी इस DRF फंड से खरीद लूंगा, ठीक है। क्योंकि बार बार कंपनी के पास इतना फंड नहीं होता, कंपनी एक बार इन्वेस्ट करती है, उसके बाद वो पैसे उसी बिजनेस से निकालती है, बार बार 10 लाख इन्वेस्ट नहीं करेगी वो हर 10 साल बाद। इसी के लिए वो DRF, डिप्रिसिएशन रिजर्व फंड मेंटेन करती है कि जितनी सामान की वैल्यू गिर रही है ना, उतना उस फंड में डाल दो, और जब ये सामान खराब हो जाएगा तो उससे नया सामान खरीद लेंगे फंड से, ठीक है। चलो अब समझते हैं एक्सपेक्टेड और अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, ठीक है। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस और अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। नॉर्मल वियर एंड टियर आपको समझ में आ गया होगा, एक्सीडेंटल डैमेज समझ में आ गया होगा, फंसे हो गए आप यहां पे, ठीक है। वैसे मैंने समझा दिया है, नॉर्मल वियर एंड टियर मींस नॉर्मल यूजेज ऑफ द प्रोडक्ट ऑल्सो कॉज डेप्रिसिएशन, इट इज नोन एज नॉर्मल वियर एंड टियर। एक्सीडेंटल डैमेज मींस एक्सीडेंटली किसी चीज, कोई मशीन बाय एक्सीडेंट उसमें कोई भी तकनीकी खराबी आ गई,
या फिर एक्सीडेंट हो गया या किसी भी वजह से ब्रेकडाउन हो गया तो उसकी वैल्यू गिरेगी, ठीक है, ये भी नॉर्मल है। अब आते हैं एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस के लिए। देखो एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस और अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस का मतलब क्या था। ऑब्सोलेंस मींस क्या होती है? ऑब्सोलेंस मींस होती है आपदाएं, मींस ऐसी चीजें जो पूरी इकोनॉमी को हिला के रख देती हैं, ठीक है, ऐसी चीजें। लेकिन यहां पे दो तरह के ऑब्सोलेंस दिए हुए हैं, एक्सपेक्टेड और अनएक्सपेक्टेड। सर ऐसा कौन सा चीज होता है जो एक्सपेक्टेड है? ऐसी कौन सी आपदा है जो कि एक्सपेक्टेड होती है? क्या हमें पता होता है कि अर्थक्वेक आने वाला है? नहीं, ठीक है, चलो लेकिन समझते हैं, ठीक है। पहले मैं अनएक्सपेक्टेड को समझाता हूं। अनएक्सपेक्टेड को समझाने के लिए बहुत इजी सा एग्जांपल, आप सबने एक मूवी देखा होगा OMG, ठीक है, ओ माय गॉड, ये अक्षय कुमार की और परेश रावल की मूवी थी, जिसमें क्या हुआ था, परेश रावल का शॉप जो है वो गिर गया था, एक्ट ऑफ गॉड कह दिया था उन लोगों ने, और धरती अर्थक्वेक आया और वो सारा ढह गया। इंश्योरेंस कंपनी ने बोला कि भाई एक्ट ऑफ गॉड है, हम कुछ भी नहीं देंगे, ठीक है। तो वो मूवी से ही रिलेट करता है। अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस क्या होता है? किसी भी चीज की वैल्यू गिर जाना ड्यू टू नेचुरल कैलामिटीज और इकोनॉमिक रिसेशन। इकोनॉमिक रिसेशन यानी इकोनॉमी पूरा बंद पड़ गया, ठीक है, उसकी वजह से डाउन गिर जाना, या फिर नेचुरल कैलामिटीज लाइक अर्थक्वेक हुआ, धरती फटी, आपका मशीन अंदर घुस गया और धरती बंद हो गई, तो क्या हो गया? आपका तो नुकसान हो गया ना। तो ये अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस है। हालांकि ये डेप्रिसिएशन का पार्ट नहीं है, ध्यान रखना, डेप्रिसिएशन का पार्ट ये है, ठीक है। तो यहां पे अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस में भी आपकी वैल्यू गिरती है ऑब्जेक्ट की बिकॉज ऑफ नेचुरल कैलामिटीज और इकोनॉमिक रिसेशन। ये पार्ट नहीं है डेप्रिसिएशन का। अगर ये हो जाता है तो इसमें इंश्योरेंस कंपनी से आपको क्लेम मिलता है। यानी अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस क्या होता है? जो नेचुरल कैलामिटीज की वजह से होता है, ये डेप्रिसिएशन का हिस्सा नहीं है। और अगर अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस हो गया है, लाइक अर्थक्वेक आ गया है, तो आपको रिइंबर्समेंट कहां से मिलेगा? इंश्योरेंस कंपनी से। हालांकि उस मूवी में नहीं मिल रहा था, लेकिन अब मिलता है, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी आपको पूरा क्लेम देती है। तो ये था अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। अब सर एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस भी पढ़ लें? बिल्कुल पढ़ लेते हैं। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस मतलब क्या होता है? यहां भी वैल्यू गिरती है, ऑब्जेक्ट की वैल्यू फॉल करती है, ठीक है, लेकिन ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी और डिमांड। अब तो सर ये एक्सपेक्टेड कैसे? देखो एक बिजनेसमैन, एक जो बिजनेस ओनर होते हैं, उनको हमेशा ये पता होना चाहिए कि आज जो आपका ट्रेंड है कल जाके बदलेगा, टेक्नोलॉजीज बदलेंगी और आपकी डिमांड गिरेगी। जैसे मैंने एक LCD टीवी खरीदा, ठीक है, LCD टीवी खरीदा 1 लाख रुपए का, ठीक है, उस समय मैंने खरीदा था 1 लाख के अराउंड था, ठीक है, 1 लाख के अराउंड में टीवी खरीदा। अगले 2 महीने में LED टीवी लॉन्च हो गया, और जैसे ही LED टीवी लॉन्च हुआ, मुझे तो लग रहा था भाई 1 लाख का मैंने एसेट्स खरीद लिया है, अपने आप को बिल्कुल मैं समझ रहा था मैं शेड हूं इस गली का, 1 लाख का टीवी लगा है मेरे घर पे, ठीक है। अगले ही 2 महीने बाद LED टीवी लॉन्च हो गया जो कि 70,000 का था, और मेरी LCD टीवी की वैल्यू 20,000 भी नहीं बची, ठीक है। हुआ क्या? टेक्नोलॉजी में चेंज हुआ जिसकी वजह से मेरे ऑब्जेक्ट की, मेरे एसेट्स की वैल्यू गिर गई, ठीक है। मैंने नहीं गिराया, मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन एज अ बिजनेसमैन आपको यह पता होना चाहिए कि जो आज ट्रेंड है वो कल बदलेगा, आपकी चीजों की वैल्यू गिरेगी। तो इसके लिए बिजनेस को रेडी होना पड़ता है, इसी के लिए इसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन है ये भी। जैसे आपने देखा होगा एक टाइम ट्रेंड चला था फिजिट स्पिनर का, सभी कंपनी ने फिजिट स्पिनर बनाने की बड़ी बड़ी मशीनरी लगा ली, कैसे कैसे मैग्नेट वैग्नेट खरीदना शुरू कर दिया। एक टाइम आया ट्रेंड फॉल कर गया, चेंज इन डिमांड और चेंज इन टेक्नोलॉजी हो गया, ठीक है। जैसे ही चेंज इन डिमांड हुआ उसकी सारी वैल्यू गिर गई, ठीक है। तो वो बिजनेस को पता होना चाहिए कि हाँ ऐसा कुछ होगा और ये खत्म हो जाएगा। एक और एग्जांपल देता हूं मैं, जैसे कि आपको पता है पहले जो कैमरे होते थे उसमें ऐसे रील लगता था, ऐसा रील लगता था, क्लिक करते थे और अगर गलती से रील को ओपन कर लो तो पूरा फैल जाता था, वो रील इमेज कभी बनती ही नहीं थी। तो वो क्या था, वो चलता था, बहुत लोग खरीदते थे। रील फिल्म बनाने वाली जो कंपनी होती थी खूब सारी फिल्म बनाती थी और बहुत महंगा भी मिलता था, 300-400 रुपए का एक फिल्म मिलता था। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, डिजिटल कैमरा आ गया। डिजिटल कैमरा आया तो फिल्म वाले का टेक्नोलॉजी बदल गया, वो फिल्म वाले से डिजिटल फॉर्म में आ गया, तो टेक्नोलॉजी बदला और उस फिल्म वाले की वैल्यू गिर गई। तो ये भी डेप्रिसिएशन का पार्ट है। एज अ बिजनेसमैन आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी टेक्नोलॉजी बदली जाएगी, ट्रेंड बदलेगा कभी, ठीक है। इसी के लिए इसको डेप्रिसिएशन का पार्ट कहते हैं।
यहां पे भी वैल्यू ऑफ गुड्स गिरती है, फिक्स एसेट्स का वैल्यू गिरता है ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी, ड्यू टू चेंज इन डिमांड। यहां पे हुआ था ड्यू टू नेचुरल कैलामिटीज और इकोनॉमिक रिसेशन, यहां पे हुआ ड्यू टू चेंज इन डिमांड और टेक्नोलॉजी। ये डेप्रिसिएशन का पार्ट है, ये डेप्रिसिएशन का पार्ट नहीं है। इसमें डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड, अगर आपकी जैसे मेरी टीवी की वैल्यू गिर गई थी तो मैं डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड से पैसे निकाल लिया कि यार मेरी ना टीवी की वैल्यू गिर गई है, तो जो जितने फंड में पैसे बचे ना उसको निकालो और फिर नया एलईडी खरीदने चलते हैं। ठीक है, तो क्या है, ये डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड से इसमें पैसे निकाले जाते हैं, इसमें तो इंश्योरेंस कंपनी पैसे देती है। ठीक है, चलो अगला एक और डिफरेंशिएशन है, इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, क्या है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल और कैपिटल लॉस। अच्छा, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल नेशनल इनकम क्वेश्चन में बार बार दिखेगा आपको। समझना, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल का मतलब सिर्फ डेप्रिसिएशन होता है। क्यों? क्योंकि फिक्स कैपिटल को खा तो सकते नहीं है ना। फिक्स कैपिटल होता क्या है, अभी हमने पढ़ा था पहले ऊपर। फिक्स कैपिटल क्या होता है, जो मशीनरीज होती है, हैवी कॉस्टली मशीनरी होती है, उसको हम फिक्स कैपिटल बोलते हैं। अब कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल का क्या मतलब है, मशीनरी खाऊं बैठ के, मैं नहीं खा सकता ना। तो मशीनरी को खाने का मतलब क्या होता है, उसको चलाना, उसको इस्तेमाल करना, उस पर डेप्रिसिएशन। आप एक कार खरीद के लाएं, अब रोज कार को थोड़ा थोड़ा खाओगे तो नहीं, क्या करोगे, इस्तेमाल करोगे तो वैल्यू गिरेगी। उसी को बोलते हैं कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, जिसका मतलब सीधा साधा होता है डेप्रिसिएशन। और कैपिटल लॉस मतलब होता है कैपिटल का नुकसान होना। ठीक है, तो देखो डेप्रिसिएशन किस किस वजह से होता है, हमने देखा है सर, नॉर्मल वियर एंड टियर की वजह से होता है, एक्सीडेंटल डैमेज की वजह से होता है और एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस की वजह से होता है। जबकि कैपिटल लॉस किसकी वजह से होता है, अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, यानी कि नेचुरल कैलामिटीज, फॉल इन मार्केट, इन सब की वजह से होता है। डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड से मैनेज किया जाता है। कैपिटल लॉस, जो कि अभी देखा था अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, ठीक है, ये कहां से मैनेज किया जाता है, ये इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा पैसा दिया जाता है। ठीक है, तो मशीन को दो ही चीज हो सकता है, या तो डेप्रिसिएशन लगेगा या फिर मशीन खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो जब खत्म हो जाएगी किसी नेचुरल कैलेमिटी की वजह से तो इंश्योरेंस कंपनी पैसा देगा, लेकिन अगर आप उसको यूज कर करके खत्म करोगे तो डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड से पैसा आएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। आज मैं इसका पार्ट 3 कर रहा हूं। ठीक है, हालांकि मैं कोशिश करता हूं कि 2 पार्ट में एक चैप्टर को निकाल दूं, लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है तो मुझे थोड़ा और टाइम लेना पड़ रहा है। मैं नहीं चाहता कि चीज़ों को मैसअप करें। अभी कंसेप्ट सीखने की बारी है आपकी, बिल्कुल डिटेल में कंसेप्ट सीखो बेटा, शॉर्टकट के चक्कर में मत भागो। जब शॉर्टकट का टाइम आएगा, जब आपको रिवीजन करना होगा, तो मैं खुद आपको शॉर्टकट में भी पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी डिटेल में पढ़ो। ठीक है, चलिए, होपफुली ये सारा चीज समझ में आ गया होगा। हमने क्या क्या पढ़ा था, हमने देखा था एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अरे बहुत सारा पढ़ लिया हमने। क्या देखा हमने कि कंजम्पशन कैपिटल नहीं, इससे ही पहले देखा हमने ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड, ये देखा हमने। फिर हमने कंजम्पशन गुड और कैपिटल गुड का डिफरेंस देखा। फिर हमने देखा कि एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होता है, जो हाउस होल्ड करता है, गवर्नमेंट करता है एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशन करता है, यानी नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन करता है। फिर हमने देखा इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू डेल्टा के, डेल्टा के मतलब चेंज इन स्टॉक और चेंज इन कैपिटल। ठीक है, इन्वेस्टमेंट 2 तरीके का होता है, फिक्स इन्वेस्टमेंट और इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। फिक्स इन्वेस्टमेंट जो कि फिक्स इन्वेस्टमेंट यानी फिक्स स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर माइनस फिक्स स्टॉक एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। ठीक है, इन्वेंट्री क्या होता है, फिक्स इन्वेंट्री स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर माइनस इन्वेंट्री स्टॉक एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा ग्रॉस और नेट। ग्रॉस क्या होता है, जो कि न्यू और ओल्ड दोनों ही मशीनरी की वैल्यू को, यानी कि न्यू मशीन की वैल्यू जो है उसको भी इंक्लूड करे और रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड मशीनरी उसको भी इंक्लूड कर दे, तो वो हो जाता है ग्रॉस। ठीक है, और नेट क्या होता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ न्यू मशीनरी की वैल्यू एडेड होती है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा डेप्रिसिएशन 3 तरीके का होता है, नॉर्मल वियर एंड टियर, एक्सीडेंटल डैमेज एंड एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। नॉर्मल वियर एंड टियर मींस नॉर्मल यूज ऑफ द प्रोडक्ट, एक्सीडेंटल डैमेज मींस बाय एक्सीडेंट होने की वजह से जो वैल्यू गिर जाएगी आपकी मशीनरी की, वो हो जाता है एक्सीडेंटल डैमेज। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस मतलब होता है चेंज इन टेक्नोलॉजी और चेंज इन डिमांड की वजह से जो वैल्यू गिरती है, आपके ऑब्जेक्ट की, आपकी मशीनरी की वैल्यू टेक्नोलॉजी या डिमांड चेंज होने की वजह से गिरती है, उसको हम बोलते हैं एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस क्या होता है, जो ड्यू टू नेचुरल कैलामिटीज होता है या फिर इकोनॉमिक रिसेशन की वजह से होता है। ये एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस डेप्रिसिएशन का पार्ट है, अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस डेप्रिसिएशन का पार्ट नहीं है। ये डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड से मैनेज किया जाता है।
ये नेचुरल कैलामिटीज यानी इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा किया जाता है। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल का दूसरा नाम है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड से इसको मैनेज किया जाता है, यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू मैनेज किया जाता है। ठीक है, होपफुली यहां तक आपको चीजें समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे स्टॉक एंड फ्लो और इस चैप्टर को एंड करेंगे और इसके क्वेश्चंस भी करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में जरूर मिलते हैं आपसे। पिछले वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी ब्रह्मास्त्र सीरीज के नाम से। ठीक है, तो ब्रह्मास्त्र सीरीज ऑफ इकोनॉमिक्स को जरूर सर्च करें। टिल देन बाय, टेक केयर एंड पढ़ते रहें।